प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, इस वक्त हम दहशतगर्दी के हवाले से प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे। बाजोड़ से लेकर एक मरतबा फिर हमें बलूचिस्तान तक एक नई लहर, आप इसे कह सकते हैं, कि नज़र आ रही है। बहुत सरगर्म है फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान। बाजोड़ वाले वाक़े के हवाले से भी हमने गुफ्तगू की और इन कार्रवाइयों में जिस तरह से इजाफा हो रहा है उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी उतनी ही शिद्दत से जारी हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और उसमें भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है शिद्दत पसंदों को और इन दहशतगर्दों को। जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो तो डेली बेसिस पे हम जानते हैं कि बहुत सारे ऑपरेशंस जो हैं वो हो रहे हैं, लातादाद ऑपरेशंस जो हैं वो जारी हैं और इनके खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। और इन भरपूर कार्रवाइयों के नतीजे में कोयटा और बारखान में जो रिसेंट इस वक्त डेवलपमेंट्स हैं उनके हवाले से अगर बात करें, CTD के ऑपरेशंस हुए हैं, 14 दहशतगर्द जिसमें जहन्नुम वासिल हुए हैं और इन हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है और इनका ताल्लुक जो है वो कलअदम तंजीम से था। DI खान में भी दहशतगर्दों के कस्टम ऑफिस और पुलिस पर हमले में 2 अहलकारों को जो है वो उनको शहीद किया गया, लेकिन उसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर भरपूर मौसर कार्रवाइयाँ की हैं और इन कार्रवाइयों के नतीजे में इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि इनको दहशतगर्दों को एक तो भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन इस वक्त जो अज़्म है सिक्योरिटी फोर्सेस का, हमारे अवाम का और स्टेट की जो रिट है वो अब सब चीज़ें जो है वो हमें नज़र आ रही है कि बिल्कुल एक डायरेक्ट जो है एक बिल्कुल पॉजिटिव और एक सही डायरेक्शन है जिस पे ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। जो हिकमत अमली इस वक्त हमें नज़र आ रही है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के हवाले से, अगर उसको देखा जाए तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इन दहशतगर्दों का कला कमा जो है वो हमारी फोर्सेस कर लेंगी। इसी के हवाले से हम चाहेंगे कि प्रोग्राम में आज गुफ्तगू करें। अब आज की जो खबर पहले मैंने डिस्कस की उसमें भी बताया गया कि भारी मिकदार में असलहा और बारूद जो है वो इनसे बरामद किया गया है और बारहा ये बताया गया है कि ये बहुत जदीद किस्म का असलहा है जो इनके पास है, जो टेक्नोलॉजी ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत जदीद है और इसके साथ लड़ना, इसको फाइट करना, इसके लिए ऑपरेशन करना यकीनन ये बहुत मुश्किल काम है। और इस वक्त हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान शहादत भी नोश कर रहे हैं, हम उनको भी सलाम पेश करते हैं कि अपने वतन के लिए जो वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं यकीनन उनके लिए अल्फाज कम है। मेरे जो पैनलिस्ट इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, शनीला मार साहिबा, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और आगा इकरार हारून साहब इस वक्त पैनल का हिस्सा हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, इस वक्त जो कार्रवाइयाँ हमें नज़र आ रही हैं, कल भी हमने गुफ्तगू की थी बाजोड़ शांगला इनके वाक़यात, फिर उसके साथ साथ हमने देखा कि जो बहुत बड़े दहशतगर्द थे, जो ऐसे लोग थे जो मतलूब थे, इंतहाई मतलूब थे, उनको भी जहन्नुम वासिल किया है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। एक तरफ दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशंस कर रही हैं उसमें भी शिद्दत आ रही है और उसमें हमें कामयाबी भी मिल रही है। शुक्रिया नाहिद, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस टारगेटेड ऑपरेशन के ज़रिए अपने अहदाफ तक पहुंच रही है और भरपूर अंदाज से कार्रवाइयाँ कर रही है और अपनी अहलियत को साबित कर रही है, वतन की मोहब्बत को उजागर कर रहे हैं। और आपने जिस तरह कहा कि बाजोड़ से लेकर बलूचिस्तान तक अगर दहशतगर्द सरगर्म हो गए हैं तो उनके मुकाबले में हमारी जो अफवाज है, हमारी जो सिविल और मिलिट्री सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनके अज़म मज़ीद जवां हुई है। और जिस तरह शायर ने कहा था कि इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तो इसके मिसदाक हमारी रियासत जो है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कड़ी है और जो कुछ बाजोड़ में हुआ और जिस जवामर्दी से सिविल और मिलिट्री सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिल के दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया और उनके अज़ाइम को नाकाम बनाया। हालांकि वो जिस तैयारी के साथ आए थे, तो खुदा न खास्ता ये जो चेक पोस्ट है इससे लेकर इनायत कले जो बाजोड़ का दूसरा बड़ा कस्बा है वहाँ तक बड़ी तबाही फैलाने के मंसूबे के तहत ये दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से गालिब इम्कान यही है कि दाखिल हुए, क्योंकि करीब ही अफ़गानिस्तान का
का बॉर्डर इस चेक पोस्ट से नज़र भी आता है। तो एक तो वहाँ पे उनको रोका गया और अपने सीने डाल की तरह पेश करते हुए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने कौम का सर एक दफ़ा फिर फ़ख्र से बुलंद किया है और बाजोड़ के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया है। दूसरी जानिब फितनतुल हिंदुस्तान जो है, जो एक मुनज़्ज़म मंसूबे के बाद, जो बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि ये भारतीय रियासत और मोदी सरकार जो मई के जंग में बुरी तरह शिकस्त के बाद बिल्कुल बाउली हो चुकी है ये हुकूमत, इसलिए वो बार बार शिकस्त खाने के बावजूद हमने देखा कि पिछले दिनों में जो बड़ी कार्रवाई हुई, जो मकरान के साहिलों से लेकर चमन के बॉर्डर तक और ईरान की बॉर्डर से लेकर सिंध के बॉर्डर तक, हर जगह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनतुल हिंदुस्तान के खरकारों को बुरी तरह शिकस्त दी और उनको बुरी तरह जहन्नम वासिल किया गया और उनको जो है अंजाम तक पहुंचाया गया। लेकिन फिर भी जो फितनतुल हिंदुस्तान है और उनके जो खरकारे है, जो उनके बाजगुजार है, वो फिर भी बाज नहीं आते और वो सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने आते रहते हैं, लेकिन जवाब उनको बहुत सख्त मिल रहा है। जो 14 दहशतगर्द बलूचिस्तान में मारे गए, और ये भी हमारी अफवाज की जो एक उनकी स्पेशलिटी उनको कहे या उनकी जो एक खुसूसियत उनको कहे कि सिर्फ दहशतगर्द मारे जा रहे हैं और कोलेटरल डैमेज को भी नहीं होने दिया जा रहा है। तो मेरी नज़र में ये जो एहसास है तहफ़्फ़ुज़ का, ये जो एहसास है वतन की हिफाजत का, वो सिक्योरिटी फोर्सेस ये फरीज़ा बखूबी अंजाम दे रहे हैं और अफ़गानिस्तान की बॉर्डरों से लेकर मकरान के साहिल तक पूरी कौम को अपने अफवाज पे और सिविल और मिलिट्री सिक्योरिटी फोर्सेस पे बिल्कुल ये यकीन है कि इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी, जीत अफवाज की होगी, जीत हमारी पुलिस की और एफसी के जवानों की होगी, जीत अवाम की होगी और शिकस्त मुक़द्दर है फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान का इंशाअल्लाह। शनीला, इस वक्त जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जो IBOs हो रहे हैं, उसके हवाले से भी हम गुफ्तगू कर रहे थे। साफ़ी साहब ने बड़े डिटेल में ये सारे मुहर्रकात और इनके हवाले से गुफ्तगू की है, लेकिन कुछ ज़िम्मेदारी जो ऐसे वल्नरेबल इलाके हैं, जो ऐसे प्रोविंसेस हैं, उनकी हुकूमतों पर ज़्यादा बल्कि ये आयद होती है ज़िम्मेदारी। आप बलूचिस्तान की बात करें, वहाँ पर हमें ऐसे इक़दाम नज़र आ रहे हैं, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, आपको साफ महसूस होता है, आपको मालूम होता है कि बलूचिस्तान हुकूमत जो है वो उसमें इन्वॉल्व है और वो इस पर काम कर रही है। लेकिन KP में हमें ये सूरत हाल नज़र नहीं आती। वो जितना दहशतगर्दी से मुतासिर इलाका है, जितना वहाँ के रहने वाले लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनके जो अवाम जो है, बेगुनाह अवाम जितने शहीद हुए हैं, वो बहुत बड़ी तादाद है और यकीनन हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। लेकिन वहाँ की जो हुकूमत है वो इस हवाले से संजीदा नहीं है। सुहेल आफरीदी साहब के जो मैसेजेस आते हैं, जो पैगामात आते हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। जो असल वहाँ पे चैलेंज है उसकी शायद उनको सेंस नहीं है, अदराक नहीं है, या वो उस पर काम नहीं करना चाहते। अभी भी वो कह रहे हैं कि ईद के बाद एक फ़ोर्स बनाएंगे जो बानी की रिहाई के लिए काम करेगी। वो फोर्स बानी की रिहाई के लिए बन सकती है, लेकिन दहशतगर्दी के हवाले से कुछ नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया नाहिद, आपने बड़ी अच्छी खूबसूरत तमहीद बांधी है। बात यह है कि आप दो सूबे देख लें, एक बलूचिस्तान का है, वहाँ के जो वज़ीर आला है वो हमेशा हमें फ्रंट फुट के ऊपर नजर आते हैं। जब भी वहाँ पे कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है या दहशतगर्द कोई नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है, वो उसको काउंटर करते हैं। वो वहाँ पे बताते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। वो अपनी जो फोर्सेस हैं उनके शाना बशाना होते हैं, वो उनको हर तरह की फैसिलिटीज जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो यूथ को इंगेज कर रहे होते हैं, वो सियासतदानों को इंगेज कर रहे होते हैं, वो रियासती बयानिया जो होता है वो हर फोरम के ऊपर उसको जाके उजागर कर रहे होते हैं। वहाँ पे जो दहशतगर्दी का वाक़या होता है वो वहाँ पे पहुँचते हैं, वो शहीदों के घरों में जाते हैं, हमारी फोर्सेस के जो शहीद होते हैं उनकी जनाजों को कंधा देने के लिए जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो एक और सूबा है जहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात इतने ज़्यादा हो रहे हैं और उसका वज़ीर आला हमें कहाँ पे नज़र आता है। अभी बाजोड़ में वाक़या हुआ, उसका वज़ीर आला यहाँ पे KP हाउस में बैठा हुआ है, हमसे थोड़े से फासले के ऊपर वो जो है वहाँ पे वो कब से डेरा जमा के बैठा हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके बैठ जाता है धरना देने के लिए कि जी बानी PTI की रिहाई के लिए हम आ गए हैं, उनके रिलीफ लेने के लिए आ गए। अडियाला के बाहर जाके बैठ रहा था, वहाँ पे कढ़ाई गोश्त जो है मंगवा के खा रहा होता है, पिज़्ज़े वहाँ पे आ रहे होते हैं, पार्टियां मनाई जा रही होती हैं। उनको नजर नहीं आ रहा कि मेरे सूबे के अंदर हालात क्या हैं। अब जो ये जो फोर्स कह रहे हैं हम ईद के बाद बनाएंगे, इसके ऊपर करोड़ों रुपया लगेगा।
वो फोर्स बनाई जाएगी, उस फोर्स को कह रहे हैं हम ट्रेनिंग देंगे, वो पूरा मन एहतजाज करेगी, वो पूरे मुल्क में जाएगी। आप वो पैसा दहशतगर्दी की जंग के लिए क्यों नहीं लगा रहे हैं? जब तीरा की वादी से लोग निकल के आते हैं और वो इतने बुरे हालात में बैठे हो, तो आप वफाक को ब्लेम करें, लेकिन आप खुद वहां पे जाके उनकी दादरसी नहीं कर रहे हैं। दहशतगर्दी का कोई वाक्य होता है वो कभी वहां पे पहुंचते नहीं है। कोई भी जो बेगुनाह शहीद हो रहे हैं हमारे सिविलियन, किसी के जनाजे, किसी के घर नहीं जाते, किसी जो फोर्सेस वाले किसी के जनाजे को जाके कंधा नहीं देते, जाके देखते नहीं कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं। जो रियासती बयानिया होता है उसकी बात करते नहीं, बल्कि दुश्मन के बयानियों को बढ़ा चढ़ा के बता रहे होते हैं कि वो बैठ के सबूत मांग रहे हैं कि मुझे दें जी कि वो हमारे जो हमसाया मुल्क से जो दहशतगर्दी हो रही है मुझे सबूत दें कि वहां पे क्या वहां से कैसे दहशतगर्द जो है वो आ रहा है। तो ये तरजीहात हैं। एक तरफ नजर आती है हमें तरजीहात को, उन्होंने दहशतगर्दी को खत्म करना है, उन्होंने अपने सूबे के हालात को बेहतर करना है, वहां पर डेवलपमेंट के काम करने हैं, वहां पर जो बैरूनी सरमायाकारी उसको लेके आना। दूसरी साइड पे हमें एक ही तरजीह नजर आए कि हमने बानी पीटीआई को रिहा कराना है, हमने जितना पैसा है जो हमारे पास है हमने बैठ कर सोशल मीडिया के ऊपर लगाना है मुआलफिन को गालियां देने के लिए, हमने वहां के सूबे की आवाम के लिए कुछ नहीं करना, उसको दहशतगर्दों के रहमो करम के ऊपर छोड़ा है। तो ये वो जगह है जिसपे हम बार बार बात करते हैं और हम इस प्रोग्राम में हमने बड़ी दफा की कि अब अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इनसे एहतसाब होना चाहिए कि भाई आपको इतना फंड दिया जा रहा है, आपको इतने वसाइल दिए जा रहे हैं, वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं? अगर दहशतगर्दी पे नहीं इस्तेमाल हो रहे, कहीं और पे हो रहे हैं, तो इनसे ये एहतसाब होना चाहिए। अब ये नहीं हो सकता कि बैठ के शक्ल देखी जाए, उनके साथ मीटिंगें कर ली जाए, उनको फंड दिया जाए और वहां पे दहशतगर्दी के खिलाफ जो काम वो सिफर हो रहा नहीं। हमारी फोर्सेज अगर फ्रंट फुट पे जाके काम करिए तो उनको पीछे से बैकअप की जरूरत होती है, उनको सूबाई हुकूमत की जरूरत होती है कि वो उनको हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, उनके साथ हर जगह पे खड़ी हो। लेकिन हमें बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऑब्वियसली विदाउट कोऑर्डिनेशन ये सारा काम नहीं हो सकता, और जितना बड़ा डॉक्टर साहब ये चैलेंज है उससे निपटने के लिए पूरी कौम, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस, तमाम सूबों की हुकूमतें जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे, विफाक ऑब्वियसली साथ है, सब इकट्ठे मिलकर काम नहीं करेंगे, इससे जान नहीं छुड़वाई जा सकती। ये बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। और लेकिन पाकिस्तान माजी में ऐसे चैलेंजेस से पाकिस्तान ने निपटा भी है, ऑपरेशंस भी किए गए हैं। अब जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो जाहिर है कोई बड़ा ऑपरेशन तो इस वक्त नहीं किया जा सकता, ये करने का इरादा नहीं है सिक्योरिटी फोर्सेस का कि उसमें आम जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा से मुतासिर होते हैं। लेकिन ये एक स्ट्रैटेजी है जो IBOs के तहत ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये स्ट्रेटेजिक जो अहमियत के इलाके हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, और ये जो तेज़ी इस वक्त हमें नज़र आ रही है दहशतगर्दी के हवाले से, अभी जो रिसेंट वाक़यात हो रहे हैं, इनके पीछे क्या मुहर्रिकात आपको नज़र आते हैं? फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज जिसमें मुलव्वस हैं, हम सबको पता है। देखिए, शुक्रिया नाहिद, ये जो सवाल है ये अहम तरीन सवाल है, लेकिन इससे पहले एक नुक्ता अभी उठाया शनीला ने, मैं उस पर जिक्र करना चाहता हूँ। उसका कहा कि तरजीहात हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की। क्या तरजीहात है? या अपना सियासी एजेंडा चला लें, या एक कौमी एजेंडा जो दहशतगर्दी का खात्मा करना उसमें आए। तो शनीला के मुताबिक उनकी तरजीह दूसरी है, सियासी। मेरी गुजारिश ये है कि ये तरजीहात का मामला ही नहीं है, ये मकासद का मामला है कि उनके मकासद क्या कौमी मकासद के साथ रिलेट करते हैं या नहीं करते। मेरा ख्याल ये है, और जो मेरी स्टडी है 2014 से लेकर आज तक जितने आप वाक़यात की फहरिस्त बना लें जी, कौमी सतह के हों, चीन का सदर आ रहा हो, यहाँ CPEC का इफ्तिताह होने वाला हो, यहाँ सेंट्रल एशिया से लोग आ रहे हों, या कारोबार लेके आ रहे हो, तो इस मरहले पर इस जमात ने क्या किया? इस जमात ने हमेशा कौमी मकासद के ख़िलाफ़ काम किया। अभी जो शनीला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अफ़गानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के सबूत मांगते हैं, तो ये तरजीहात नहीं है, ये उन मकासद से हम आहंग हैं जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। एक पहलू आपने गुजारिश की कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट हैं, आपका जो सवाल था, वो क्यों टारगेट किए जा रहे हैं, इसकी 3-4 वजूहात हैं। एक तो ये हम तय डिस्कस कर चुके कि इसके सरपरस्त कुछ खारजी हैं और कुछ दाखिली हैं। जो दाखिली हैं वो डिस्कस कर चुके, खारजी का जिक्र अभी किया साफी साहब ने कि वहाँ बहुत ही जदीद असला है। जदीद असले का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसके पीछे इंडिया खड़ा हुआ है, इसीलिए हम उसको फितनतुल हिंदुस्तान कहते हैं। तो ये बुनियादी बात करने के बाद 1-2 पॉइंट हैं, एक सतर का नुक्ता है, ऐसा क्यों हो रहा है।
इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान को बहुत तेज़ी के साथ आलमी अहमियत में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के आलमी किरदार को न सिर्फ तस्लीम किया जा रहा है बल्कि आलमी किरदार हर अगले दिन के साथ उसका बढ़ता चला जा रहा है, नंबर एक। नंबर दो, सरमायाकारी के लिए दुनिया हमारी तरफ मुतवज्जो हो रही है, और जैसे हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया का मामला और यूरोप का मामला, तो दुनिया हमारी तरफ मुतवज्जो हो रही है। तीसरा नुकता ये है कि खित्ते की जो सूरत हाल है, यानी ये पूरी सार्क का जो खित्ता है, अफगानिस्तान को छोड़ के पूरे का पूरा खित्ता भारत के असरात से निकल आया है, और उसका जो सबसे बड़ा सबूत है वो बांग्लादेश है, जिसने भारत के खिलाफ अपने हसीना वाजिद नहीं, भारत के खिलाफ बगावत करके भारत को बांग्लादेश को भारत की कॉलोनी बनने से बचाया और एक वहाँ एक नई जिंदगी शुरू हो रही है। ये जो सारे असरात हैं, इसकी वजह से भारत और उसके जो कासा लेस हैं, जैसे ये तालिबान वगैरह, ये लोग परेशान हो रहे हैं, और पाकिस्तान की अहमियत को, पाकिस्तान की सुधरती हुई मईशत को, पाकिस्तान के इस्तेहकाम को, और पाकिस्तान की में होने वाली मुमकिन सफारतकारी को और उसकी आलमी अहमियत का रास्ता रोकने के लिए ये रास्ता इख्तियार किया जा रहा है। और इसमें कोई शुबा नहीं है कि जिस तरह से माजी में हमने दहशत गर्दी को शिकस्त दी, जिस तरह से माजी में हमने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन भारत को शिकस्त दी, ये दहशत गर्द भी शिकस्त खाएंगे, और इनके पसे पुश्त ताकतें जो हिंदुस्तान हो, वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे कोई भी हो, वो भी शिकस्त खाएंगे, और पाकिस्तान इंशाल्लाह न सिर्फ पाकिस्तान सुरखरू होगा बल्कि ये सारे का सारा खित्ता इंडिया के नापाक गलबे से निकल कर आज़ादी हासिल करेगा। ठीक है। अच्छा इकरार साहब, ये बड़ी अहम गुफ्तगू इस वक्त ये डिबेट जो चल रही है, हम ये भी बात कर रहे हैं कि जो ऐसे स्ट्रेटेजिक अहमियत के इलाके हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, और मुहर्रिकात क्या हैं ख़ास तौर पर इस मौके पर इस दहशतगर्दी में इजाफ़ा, आपकी नज़र में आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? और दूसरा, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त कार्रवाइयाँ कर रही हैं उसमें भी हमें बहुत तेज़ी नज़र आ रही है, और उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं इन ऑपरेशंस की वजह से बहुत बड़े बड़े दहशतगर्द और बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्द जो हैं उनको जानब हासिल किया जा रहा है, और वो जदीद असलाह जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी पकड़ा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया दाही साहिबा। मैंने इस पर थोड़ा सा ना एक काउंटर टेररिज्म परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन मैंने किया है। ओके। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो दो होती है, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। आपने जो बात की है उससे मुझे ये सारा चीज़ याद आ गई। आपने आखिर में कहा कि बहुत बड़े दहशतगर्द मारे जा रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो क्वालिटेटिव साइड पे अगर आप देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 80% इंक्रीज है पाकिस्तान अपना यानी कि काउंटर उसमें टेररिज्म में 80% इंक्रीज आया है। हमने जो अपना क्वालिटेटिव है उसमें 3-4 चीज फैक्टर्स होते हैं। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ 2 फैक्टर बताऊँगा। एक तो होता है कि आपने देखना होता है कि जो अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस क्या रही है। एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस ये रही है कि अगर उन्होंने 12 जगह पे हमला किया, यानी कि उसमें बलूचिस्तान में, तो हमने 12 जगह कोई बंदा वापस तो नहीं जा सका वहाँ से। ठीक है, इस देखें शहादतें अपना हम यानी कि हमारे तो जो आप कह सकते हैं जवान हैं वो अपने, मैं कहता हूँ तो हमेशा कि दे आर ट्रेडिंग देयर फ्यूचर फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। वो तो शहादतों के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। ये वही बात है जो मोहसिन नकवी भी कह रहे हैं, वजीर दाखिला, कि आप ये देखें कि जितना नुकसान हो सकता था हमने बचाया कितना है, कितना हमने वहाँ पर जो अटैक्स हुए हैं, आप ये देखें कि हमने उनको किस तरह से काउंटर किया है और बड़े नुकसान से हमने बचाया है। ये क्वांटिटेटिव है ना। और जैसे कि आप अपने बाजोड़ से बात शुरू की थी, आप देखें हमने सुरंगें पकड़ी, घरों के अंदर से सुरंगें बनी हुई थी, याद है। और आपको याद होगा कि बाजोड़ में पीटीआई अपना एक्शन नहीं करने दे, उसने दिया उस तरह अपना इंटेलिजेंस फोर्सेस को नहीं करने दिया, फिर भी पकड़ी। और ये जिस तरह हमने इसको काउंटर किया है, जस्ट इमेजिन कि जो ये स्प्रेड ओवर होते और पूरा बाजोड़ एक दफा फिर सिर्फ 2 या 3 दिन पहले रमजान के एक दफा हिला के रख देते। तो क्वांटिटेटिव अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अचीव किया है। जहां तक क्वालिटेटिव की बात है, देखिए हमारे यहाँ पे जैसे कि हमारी बहन ने भी कहा कि जब आपकी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी हो और वो ये कह रही हो कि हमें तो सबूत दे कि यहाँ पे टेररिस्ट है,
हमें तो सबूत दें कि टेररिस्ट अफगानिस्तान से आ रहे हैं, तो फिर आपको क्वालिटेटिव साइड के ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन आई हैव ए वेरी हाई अपना होप्स कि जो रिसेंटली एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई है जी, वो तो बड़ी मुझे उसमें यानी कि एक सिल्वर लाइनिंग थी कि शायद प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये एहसास हो गया है कि अब हमें सीरियस होना पड़ेगा। आखिरी बात मैं ये करूंगा, पूरी दुनिया में जितने भी आर्टिकल्स पिछले 3 महीने में छपे हैं, जब से ही इंक्रीज किया है, आप उसको फितना हिंदुस्तान कह लें, फितना ख्वारिज कह लें, मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ, कनाइवेंस ऑफ द इंडिया एंड अफगानिस्तान, सिंपल सादा लफ्जों में कहता हूँ, ये फितने दोनों ही हैं। जो इन्होंने 3 महीने में पाकिस्तान के ऊपर अटैक इंक्रीज किए हैं, और जैसे कि हमारे अपना यानी कि साफी साहब ने कहा टेक्निकली मई के बाद, उसमें अगर आप दुनिया के जितने भी आर्टिकल छपे हैं ना, मैं एकेडमिक आर्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, दूसरे नहीं कह रहा हूँ, थिंक टैंक्स के, सब ने ये कहा कि पाकिस्तान परफॉर्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल। हमने उनकी नेटवर्किंग तोड़ के रख दी है, और असला जो है वो असला, आई एम सॉरी टू मेंशन डॉक्टर साहब, वो असला इंडिया से आने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया का स्टेट ऑफ द आर्ट असला जो है अमेरिका वहां पे छोड़ के गया है, और वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है अफगानिस्तान से। ठीक है, कोई जरूरत नहीं होगी इंडिया से असला की। इंडिया से आ रहा है पैसा, क्या हार्ड कैश आ रहा है, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, स्लीपर सेल्स पाकिस्तान में फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है। एनी हाउ अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी 80% हमने क्वांटिटेटिव जो है वो अपना इनहांस की अपनी कैपेसिटी। जबरदस्त, सही, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ऑब्वियसली यही हम बात कर रहे थे कि इस वक्त जिस शिद्दत के साथ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और बड़े बड़े दहशतगर्दों को मारा जा रहा है, अगर इस एंगल से देखें तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल रही है और बहुत बड़ा नुकसान होने से भी बचाया जा रहा है। इसके अलावा एक बड़ा अहम पॉइंट ये है कि इंटरनेशनली भी हमने जिस तरह से पूरी दुनिया को सेंसिटाइज किया है, उन्हें ये बताया है, और हमारा जो मौक़िफ़ है वो इस वक्त दुनिया के सामने मौजूद है और लोग इसको बाय कर रहे हैं हमारे आर्गूमेंट को कि हम खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं। और यहाँ पर फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान जो हमें सरगर्म है, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो चाहे वो हिंदुस्तान हो, वो हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब कार्रवाइयाँ जिसकी हम बात कर रहे थे और मुहर्रिकात के हवाले से हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान इस वक्त लाइमलाइट में मौजूद है और पाकिस्तान जितना इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है पूरी दुनिया के लिए हर मामले में, ऑब्वियसली हमारे दुश्मन जो हैं वो उसकी नज़र में ये बात खटकती है, उनके लिए इसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, चाहे वो इंडिया हो और फिर या उसकी प्रॉक्सीज हों। बांग्लादेश के हवाले से यहाँ पर पहले भी गुफ्तगू हुई। बांग्लादेश में जो सूरत हाल थी वो अब यकसर मुख्तलिफ हो गई है, और जब वहाँ पर इंतखाबात हुए हैं, जिस तरह से हम बांग्लादेशी भाई जो हैं हमारे पाकिस्तान के साथ जो उनकी मोहब्बत थी वो देखने में आई है। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट पहले भी बहुत अच्छे थे, अवाम अभी भी पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन अब वहाँ पर जो हुकूमत मौजूद है वो जिस तरह से पाकिस्तान के साथ कुर्बत महसूस करती है और पाकिस्तान हर जगह उनके साथ खड़ा हुआ नज़र आता है। अब ये चीज़ें जो हैं ये बहुत अहम हैं, ये पूरी डायरेक्शन को, पूरी डायनामिक्स को तब्दील करने की सलाहियत रखती हैं। इसी के हवाले से हम प्रोग्राम में इस वक्त बात करेंगे। और भारत की ने जो कार्रवाइयाँ की हैं, जो रेशा दवानियाँ की हैं, उसके बावजूद हमने ये देखा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश हमेशा यकजान दो कालिब रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब जो हैं वो बांग्लादेश में मौजूद हैं और वहाँ पर हम ये जानते हैं कि नौमुंतखब बांग्लादेशी वज़ीर आज़म की ओथ टेकिंग सेरेमनी में वो वहाँ पर गए हैं। वज़ीर आज़म साहब मसरूफ़ थे तो उनकी जगह पर पाकिस्तान को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। उनकी मुलाकात हुई है तारिक रहमान साहब से और दोनों ने आपस में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात को मज़ीद कुर्बत देने का, मज़ीद मजबूत करने का और मुस्तहकम करने के आज़म का इरादा किया है। और इसके अलावा जो वहाँ पर हम यूथ के हवाले से बात कर रहे हैं, वहाँ एहसन इकबाल साहब ने नॉलेज कॉरिडोर के तहत 500 बांग्लादेशी तलबा को स्कॉलरशिप की जो है वो ऑफ़र की है और तमाम तर डिटेल्स भी उनके साथ शेयर की हैं। यकीनन ये एक इस वक्त जो आगे हम देख रहे हैं, जो बेहतरी आ रही है, जो दोनों ताल्लुकात हैं वो एक नए नहज पे हमें नज़र आएंगे। हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और जो दुश्मन हमारे हैं वो इसको किस तरह से ख़राब करने की कोशिश करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस पर गुफ्तगू करें कि अब आने वाली जो समत है वो किस तरह से तय होगी। ऑब्वियसली जो नई
नई नस्ल है वो पाक भारत पाक बांग्लादेश ताल्लुकात की समत को उसको मुतय्यन करेगी, उसका तयन करेगी, ये बहुत अहम है। साफ़ी साहब, मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप इस पर बात करें। ये बड़ा अहम मौका है और हसन इकबाल साहब वहाँ पर गए हैं, उनकी नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी हुई है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त हमें क्लैरिटी नज़र आ रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं अब वो उसमें हमें एक नई डायरेक्शन नज़र आएगी और आने वाले दिनों में यकीनन हमें ये कुर्बत भी ज़्यादा नुमाया नज़र आएगी। जी नाहिद, आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए जो इत्मीनान का सबसे अहम पहलू है वो ये है कि बांग्लादेश में एक स्मूथ ट्रांजिशन हुई है और इंतकाल इक़्तिदार का मरहला बहुत ही पुरअमन अंदाज से और जमहूरी अंदाज में मुकम्मल हुआ है। ये हमारे लिए सबसे अहम बात है और पाकिस्तान के अवाम इस पे बांग्लादेश के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। जो आपने नई हुकूमत के क़याम के हवाले से पाकिस्तान और पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल और ख़ित्ते में मुमकिन तब्दीलियों के हवाले से जो शायद आपके सवाल का जो महवर था उसके बारे में जो आप सवाल कर रही है, तो इससे एक बात ये साबित होती है कि बरसगीर में दो कौमी नज़रिया जो है वो पहले भी ज़िंदा था और आइंदा भी ज़िंदा रहेगा। और ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो ये कहा करते थे कि इंदिरा गांधी ने जो कहा था कि मैंने दो कौमी नज़रिया खलीज बंगाल में डबो दिया या उसको फेंक दिया है या ख़त्म करवा दिया है। आज उस दो नज़रिया का जो है वो दोबारा अहया हमें बांग्लादेश में नज़र आ रहा है और ये इस बात का सबूत है कि बांग्लादेश का क़याम दो कौमी नज़रिया की नफ़ी नहीं थी बल्कि इंतज़ामी और कुछ सियासी मसाइल का नतीजा था। और बांग्लादेश के अवाम कल भी जो वहाँ के मुसलमान हैं उनका दिल कल भी पाकिस्तान के साथ धड़कता था और आज भी उसी तरह उखुवत और भाईचारे का एक रिश्ता दोनों ममालिक के अवाम के बीच में कायम है। आज जो इंदिरा गांधी, अगर आप मुझे इजाज़त दें, इसी हवाले से हम चाहते हैं कि थोड़ी सी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ा लें कि वहाँ पर रहने वाले जो नौजवान हैं उनके जज्बात क्या हैं। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और इसी तरह से बांग्लादेशी नौजवान जो हैं वो जिस तरह से पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं इसका मुजाहिरा हम सब ने देखा, बल्कि अपनी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि दौरा ढाका के दौरान हसन इकबाल साहब ने बांग्लादेशी नौजवानों को इस जमहूरी तब्दीली का जश्न मनाते जब ऑब्ज़र्व किया तो वो पाकिस्तानी झंडे से जिस तरह से मोहब्बत का इजहार कर रहे थे और इस झंडे को चूम रहे थे, इससे ये बात साबित होती है, ये बात जो पहले भी हम कर रहे थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसके रोशन मुस्तकबिल की अलामत है ये सारी चीज़ें कि हमारे जो नौजवान हैं वो किस कदर आपस में जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान से ख़ास तौर पर बांग्लादेशी नौजवान जिस तरह से मोहब्बत करते हैं। ये नई नस्ल की उम्मीदें हैं जो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई हैं। जी साफ़ी साहब, इसी पे मैं चाहूँगी कि ज़रा थोड़ी सी आप बिल्कुल जो मैं अर्ज़ कर रहा था, ये जो बांग्लादेशी नौजवान जो है ये बहुत ही बाशऊर है और आप ख़ुद जानती हैं कि आज वहाँ पे जो एक जमहूरी अमल के नतीजे में नई हुकूमत कायम हुई है और एक ज़ालिमाना हुकूमत का ख़ात्मा हुआ है, ये इसी नस्ल की कुर्बानियों का और इनके शऊर का नतीजा है। और जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा था, ये जो आज पाकिस्तान के झंडे से या जो पाकिस्तान के नुमाइंदे प्रोफेसर डॉक्टर हसन इकबाल साहब से जो अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार वो कर रहे थे, तो ये वही शनाख्त है, वही उखुवत है जिसके प्रचार का सबसे बड़ा जो एक पैरोकार थे और हमारे रहबर थे क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस दो कौमी नज़रिए के बुनियाद पे ही बरसग़ीर की तक़सीम का इसलिए तो मुतालबा किया था कि चाहे हम जिस जोग्राफिया में रहें, बरसग़ीर में चाहे हम जहाँ पे रहे, लेकिन मुसलमानों का वजूद एक है। आज ये जो बांग्लादेशी नौजवान, उनका झंडा हमसे अलग है, उनका जोग्राफिया हमसे अलग है, उनकी ज़ुबान हमसे अलग है, लेकिन उसी दो कौमी नज़रिया के अहया के नतीजे में और उसी दो कौमी नज़रिए के तालीमात के नतीजे में और हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों के नतीजे में
शेख मुजीब का नाम मिट रहा है, उसके मुजस्मे गिर रहे हैं और बानी पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी और उनके पैदाइश के आयाम ढाका और चिटागांग में मनाए जा रहे हैं। तो मैं वही कहना चाह रहा था कि आज कहाँ है इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी के फॉलोअर जो ये कह रहे थे कि हमने दो कौमी नजरिया को दरिया बुर्द कर दिया, समंदर बुर्द कर दिया। दो कौमी नजरिया ना खत्म हुआ था ना खत्म हो सकता है। जब तक एक मुसलमान भी जिंदा है तो ये नजरिया जिंदा रहेगा बरसगीर में। जी शनीला, इस जमहूरी तब्दीली को कितना पॉजिटिव देख रही हैं आप दोनों ममालिक के लिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान? नाहिद देखे, बांग्लादेश की जो यूथ है उसके शौर को तो सलाम है कि जिस तरह उन्होंने एक आमराना जमहूरी नाम नेहाद जमहूरी हुकूमत का खात्मा किया। और ये बिल्कुल यही था कि जो हम बार बार बात करते हैं ना नज़रिए की, कि पाकिस्तान जब बना, जब मशरकी पाकिस्तान उसके साथ था, तो पाकिस्तान दुनिया में एक दूसरी रियासत है जो नज़रिए की बुनियाद पर कायम हुई थी। तो उस वक्त वो लोग हमारे साथ ही थे, सारी उस जद्दोजहद में शामिल थे। बाद में तलखियाँ पैदा की गई, लेकिन वो जिन्होंने तलखियाँ पैदा की वो आज अपने अंजाम पे पहुंच चुके हैं कि उनको वहाँ से फरार होना पड़ के उन्हीं के जाके पनाह लेनी पड़ी है कि जिन्होंने ये तलखियाँ सारी पैदा की थी। और आज सारी वो यूथ उनके खिलाफ हुई है और उसके खिलाफ वोट देके उन्होंने उस जमात को लेके आए कि जिस जमात ने हमेशा बांग्लादेश को भारतीय तसल्लुत से निकालने की कोशिश की है। खालिदा जिया का अगर हम दौर देख लें तो उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात उस तरह नहीं थे जिस तरह के हसीना वाजिद के थे। जाहिर उन्होंने एक हमसाई के तौर पर रखे हुए थे, लेकिन जिस तरह इंडिया को शुमाल मशरक की रियासतें जो 7 स्टेट जिनको कहा जाता, वहां पर रसाई जो थी हसीना वाजिद की तरह मिली हुई थी। खालिदा के जिया के दौर में ये चीज नहीं थी। पानी का जिस तरह हमारे साथ इंडिया का मसला है, उनके दौर में भी ये चीजें उनके साथ हो रहती थी। अभी मैं जो वहां की यूथ है, जाहिर है वो अब इंडियन तसल्लुत से निकली है, पाकिस्तान उनका एक मुस्लिम ब्रादर है, वो उनकी तरफ देख रही है। और हमारे दरमियान बहुत सी ऐसी मुश्तरका चीजें, हमारा कल्चर मुश्तरक है, हम मजहबी तौर पे एक लोग हैं और हमारी आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो आगे जाके मुस्तकबिल में उनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुका बहुत अच्छे हो सकते हैं। अभी मैं तारिक रहमान के जो फॉरेन अफेयर्स के एडवाइजर थे उनको सुन रही थी, तो ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान और हमारे दरमियान बहुत सी सिमिलैरिटीज और हम मुस्तकबिल में ये उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात होंगे। और वो सार्क के बारे में खास तौर पे बात कर रहे थे कि जो इंडिया था उसने सार्क बांग्लादेश को साथ मिला के, फिर उसके तसल्लुत में वो श्रीलंका था, नेपाल था, उनको मिला के हाईजैक किया था सार्क को जो एक मौसर प्लेटफॉर्म होना चाहिए था ताकि जो बड़े सगीर के लोग हैं वो अपने प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व करते हैं और चीजों को मजीद फॉल करने की बात की जा रही है। आपस में जो रिलेशनशिप बेहतर होते हैं, बहुत सी चीजों के ऊपर काम करते हैं, उसको रोक दिया गया था। तो उन्होंने कहा था कि हम सार्क पे अब काम करेंगे ताकि हम बाकी हमसाया ममालिक के साथ भी मिलके इसको एक मौसर आवाज बना सके। हम OIC के प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान के साथ मिलके काम करेंगे ताकि वो जो मुस्लिम ममालिक के साथ जो ज्यादतियां हो रही जैसे कश्मीर का मसला, फलस्तीन का मसला, उसको हम मौसर तरीके से उसके बारे में बात कर सके। तो ये जो बात आ रही थी वो आ रही है नई नौ मुंतखब हुकूमत के एडवाइजर की तरफ से कि वो पाकिस्तान को किस तरह से देखते हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात किस तरह से बनाने की कोशिश करें। अगर आपने खुद ही जो सारा एहसन इकबाल साहब के विजुअल्स दिखाए हैं और जो बताया कि किस तरह वहां पे उनको गर्म जोशी के साथ यूथ उनका इस्तकबाल कर रही है। और फिर पाकिस्तान ने जैसे स्कॉलरशिप ऑफर की है कि बांग्लादेशी नौजवान है पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों में आकर स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ेंगे, तो मुस्तकबिल में ताल्लुकात बहुत बेहतर होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, उन्हें नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान आने की दावत भी दी गई है। उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं तालीम, टेक्नोलॉजी, नॉलेज कॉरिडोर की हमने बात की है, उसके तहत एक आगाज़ की तजवीज़ दी गई है और इस पर इकट्ठे मिल के काम कर सकते हैं। मईशत के हवाले से काम हो सकता है, ट्रेड वॉल्यूम जो है उसमें इजाफा हो सकता है, बहरी रवाबित हैं, सप्लाई चेन जो है उस पर काम किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पर मिलकर हम काम कर सकते हैं। बल्कि हम सकाफ़त और इलाकाई ताउन की बात कर रहे थे तो ढाका में इकबाल अकेडमी की बहाली और अल्लामा इकबाल की 150वीं सालगिरह मुश्तरका तौर पर बनाने की भी तजवीज़ दी गई है। ये बड़े पॉजिटिव इस वक्त इशारे हमें मिल रहे हैं। सकाफती सिफारतकारी को मौशी तावन से जोड़ने की भी एक जो है उस पर इत्तफाक किया गया है कि ये सब कुछ हो सकता है अगर चाहें हम मिलकर आगे बढ़ें तो। जी नाहिद, आपने जो सवाल किया ये मेरे दिल की आवाज़ है। इससे पहले मुझे फैज साहब याद आ रहे हैं और वो बात नहीं जो सारे जानते हैं, उससे हट के एक बात 50 बरस पहले उन्होंने नहायत दुख के साथ, हसरत के साथ सवाल किया था ना कि हम के ठहरे अजनबी इतनी मदारातों के बाद। तो इस 50-55 बरस के बाद बांग्लादेश ने इसका जवाब दिया और कहा है
कि फिर बने हैं आशना इतनी आजमाइशों के बाद, तो वापस आ गए। और ये जो बात आपने कही ना कि एवेन्यूज खुल के सामने आ रहे हैं, नहीं, उन एवेन्यूज पे काम शुरू हो गया है, अबूरी दौर में ही काम शुरू हो गया। और इसके अलावा हाल ही में ये जो वर्ल्ड कप का एक तनाज़ा खड़ा हुआ जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश के साथ ज्यादती की और उनको मिसबिहेव किया, उस मरहले पर जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, उसने यूँ समझिए कि बांग्लादेश के लोगों को हमारे मज़ीद करीब कर दिया है, इसलिए कि इस खित्ते में क्रिकेट तो लोगों को जोड़ती है। ये वाहिद एक नेशन है इंडिया जो क्रिकेट को भी तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रही है, वरना और इस मरहले पर जो हमने किरदार अदा किया, उसने वो नॉलेज कॉरिडोर हो, उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी हो, उसमें स्कॉलरशिप्स हों, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे बहाल हो गई हैं। और अब हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, और इस पर आलमी प्रेस और थिंक टैंक्स किस अंदाज में सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि सार्क एक नहायत सेहतमंद किस्म की तंजीम इस खित्ते में वजूद में आई, जो इस खित्ते की गुर्बत और पसमानदगी को दूर करके यूरोप के बराबर खड़ी करने की ताकत रखती थी। लेकिन इंडिया के तर्ज अमल और अफगानिस्तान की तरफ से इंडिया की कासालेसी ने इसको बिल्कुल डेड तंजीम बना के रख दिया। तो अब दुनिया तवक्को कर रही है कि सार्क का एहया होगा, और अगर इंडिया इस पे रुकावट बनता है तो इसमें फिर इंडिया की पेश नहीं चलेगी। ये भी हो सकता है कि इसमें चाइना शामिल हो जाए और ये खित्ता चाइना को दावत दे कि आप इसमें शामिल हो जाएं। अब इंडिया की मर्जी है कि वो सार्क में शामिल रहे, उसकी मर्जी है कि निकल जाए, लेकिन ये खित्ता इमर्ज कर रहा है और इनके दरमियान दुश्मनी की बुनियाद पर नहीं, बाहमी तावन और शेयर्ड जो इकोनॉमी है, शेयर्ड तरक्की है और मुस्तकबिल है, उसकी बुनियाद पे ये खित्ता अब इमर्ज कर रहा है। दुनिया भी देख रही है, दुनिया इससे इसके आलमी किरदार की तवक्को भी कर रही है। अब भारत को अपना किरदार का तयन करना है, उसने उसी तरह मनफी किरदार अदा करना है, या उसने खित्ते की तरक्की के लिए खित्ते की ख्वाहिशात के सामने सरे खाम तस्लीम करना है। ठीक है इकरार साहब, सार्क की फ़ालियत की हम बात कर रहे हैं कि उसको भी फॉल करने की यकीनन ज़रूरत महसूस की जा रही है। आपको ये लग रहा है कि माजी में जिस तरह इंडिया इस हवाले से नेगेटिव एक रोल प्ले करता रहा, अब वो इस पोजीशन में है, उसके जो हमसाया ममालिक हैं, भूटान ले लें आप, बाकी जो ममालिक हैं उनके, नेपाल वगैरह, उसके साथ भी उसके कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान के साथ जो मामलात हैं, बांग्लादेश के साथ जो मामलात हैं, अब तो एक खुली किताब की सूरत में तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो आपको ये लगता है कि ख़ित्ते में एक नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है? हो सकता है। देखिए बात यह है कि सार्क जो बिल्कुल डिफंक्ट हुई वो तब हुई जब इंडिया के साथ श्रीलंका और नेपाल भी मिल गए बांग्लादेश के बाद, और इंडिया ने जब अपना इसको अफगानिस्तान को सार्क में शामिल करवा रहा था, सवाल तब भी उठे थे कि अफगानिस्तान साउथ एशिया में कैसे आ गया। तो आप जो डॉक्टर साहब ने बात की, फिर आपसे चाइना भी इस पर आना चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो उसने अपनी एक हजमरी बनाई थी, वो तो ब्रेक होती है मुझे नजर आ रही है। जो अभी डॉक्टर साहब के मुंह से एक बड़ा प्यारा लफ्ज निकला, शायद वैसे निकल गया या शायद उसकी बैकग्राउंड थी, उन्होंने कहा कि रिवाइवल हो रहा है इसका एजुकेशन कॉरिडोर का। मैं रिसर्च कर रहा था, मैं आई वाज अमेज्ड, जब ये सार्क बनी ना, ये 78 और 80 का दौर है, पाकिस्तान अनाउंस्ड स्कॉलरशिप्स फॉर बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, तो उस हिसाब से रिवाइवल तो बिल्कुल हो रहा है। हुआ ये कि हम फंस गए अफगान जहाद में, हमारी सारी कंसंट्रेशन चली गई अफगान जहाद में, जबकि 78 से लेकर 88 का एक फेज था जो पाकिस्तान के लिए बहुत प्रॉमिसिंग था। बांग्लादेश के रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप डेवलप भी हो गए थे और अच्छे खासे हो गए थे। फिर लेकिन बहरहाल वी वर सो एंगेज इन अपना अफगान इश्यूज के हम उसको बिल्डअप नहीं कर सके। आई अप्रिशिएट द गवर्नमेंट, और आप देखें कि उन्होंने भी जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश के, उन्होंने भी याद कराया ना आपको मियां नवाज शरीफ साहब का एरा और फिर मियां शहबाज शरीफ का, क्योंकि बेसिकली मियां नवाज शरीफ साहब हैड बीन वेरी प्रोएक्टिव फॉर द बांग्लादेश रिलेशनशिप, और ये जो 88 का मैं आपको ये 88-90 का जो एरा बता रहा हूं, इसमें उस जमाने की जो PMNN की गवर्नमेंट थी उसने भी अनाउंस किए थे स्कॉलरशिप्स जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सार्क का तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, कोई मैं इतनी स्टेटमेंट पास नहीं कर सकता हूं, क्योंकि सार्क वैसे डिफंक्ट है। देखिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि रोटेशन में है, ना उसका कोई सेक्रेटेरिएट है, ना उसके कोई पास कोई पैसे हैं,
कुछ भी नहीं है उसके पास, वो कागजों पे एक चीज है, जैसे कि बहुत सारी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन बहरहाल वी आर मूविंग अहेड। जी, पाकिस्तान और ढाका के हवाले से, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं, इनके हवाले से तो खबरें बहुत अच्छी हैं और हमारी एक्सपेक्टेशंस भी इस हवाले से बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छी हैं कि आने वाले दिनों में हम इन दोनों ममालिक को जो एक कुदरती तौर पर इत्तेहाद बनता भी है तो उसको हम देखेंगे कि एक नई डायरेक्शन हमें नज़र आएगी, इसका एक नया आगाज़, नया दौर हमें देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। जाते जाते एक और बहुत बड़ी खबर, बल्कि तमाम पाकिस्तान में रहने वाले, दुनिया भर में रहने वाले हमारे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को मुबारक हो। पाकिस्तान में भी रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया है। अभी कुछ ही देर पहले जो है मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी की जानिब से इसका ऐलान कर दिया गया है। कल पहला रोज़ा होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने अभी कुछ देर पहले ऐलान किया है, जो चेयरमैन है कमेटी के। बरकतों वाला महीना, फजीलतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना जो है उसका आगाज़ कल होने जा रहा है और बहुत सारी नेकियां कमाने का अल्लाह पाक ने एक मरतबा फिर से मौका दिया है। जो नादार और जो गरीब लोग हैं उनका भी ज़रूर हमें ख्याल रखना है। वक्त थोड़ा कम है लेकिन मैं चाहूँगी अगर मुख्तसरन मेरे तमाम तर पैनलिस्ट चाहते हैं कि वो भी इस मौके पर मुबारकबाद दें लोगों को। जी साफ़ी साहब, आपको, शो के तमाम साथियों को और पूरी कौम बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला का हुक्म है इसलिए इस फ़र्ज़ को ज़रूर पूरा करना चाहिए। लेकिन रोज़ा सिर्फ खाने पीने से इज्तिनाब का नाम नहीं है, दूसरों के साथ इसार और कुर्बानियाँ और तक़वा इख्तियार करने का नाम है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि इस महीने को बरकतों का हम समेटे। और आगा साहब, हदीस में है कि जो रोज़ादार को रोज़ा अफ्तार करवाए तो उनको रोज़ादार के बराबर ही सवाब मिलता है, तो आपको डबल सवाब मिलेगा। इस पे आप जरूर मेरी तरफ से सबको जी रमज़ान मुबारक। रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है और दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर रहमत अपनी बरकत करे और जो दहशतगर्दी का फितना फैला हुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान को उससे निजात दिलवाए। और कोशिश ये करें कि कम से कम आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो अफ्तारी जरूर करें। हमारी टीम भी कह रही है कि शरीला भी अफ्तारी हमें करवाए। जी डॉक्टर साहब, देखिए ये मुबारकबाद रस्मी तौर पर हो गई और असल मुबारकबाद तो ये है कि ये इसे नेकियों का मौसम बहार कहते हैं। जी बिल्कुल। तो इस मौसम बहार से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठाया जाए। हम ये जानते हैं कि पाकिस्तानी कौम हो, उम्मत मुस्लिमा हो, वो बड़े ज़ौक़ व शौक़ से नेकी का काम करते हैं। लेकिन ये जो आज एक ऐलान हुआ है कि हमारे यहाँ कोई फितना परवरी होगी और इस अरसे में कोई एक तंजीम कायम की जाएगी जो एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेगी। एक तरफ नेकियों के मौसम बहार में लोग नेकियां समेटेंगे, एक तरफ ये होगा। अल्लाह ताला ठीक है, चलिए बहरहाल सियासी गुफ्तगू नहीं हम करेंगे इस मौके पर। इकरार साहब। जी सर, बस मैं आपसे सबसे गुजारिश करूंगा कि अपने इर्द गिर्द देखिएगा, बहुत खानदान ऐसे हैं जिनके पास रोटी भी नहीं है खाने को, उनका ख्याल रखिए। बहुत बड़ी बड़ी सहरियाँ, ये अफ्तारियाँ इसका मकसद नहीं है। इसकी असल जो एसेंस है उसको हमें समझने की ज़रूरत है। ज़कात भी ज़रूर अदा करें, वैसे तो पूरे साल आप अदा कर सकते हैं, लेकिन इस मौके पर रमज़ानुल मुबारक में ख्वाहिश होती है कि आप इसी में ज़्यादा नेकियां समेटें और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का भी बहुत ज़्यादा हमें ख्याल रखना जो है वो चाहिए। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त लेते हैं। मेरे तमाम तर पैनलिस्ट जो मेरे साथ मौजूद है, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।